आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो निदान स्थान का प्रथम जो अध्याय है, टोटल इसमें 8 चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो प्रथम अध्याय जो दे रखा है वो ज्वर निदान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कभी कभी कि ज्वर निदान स्थान में ज्वर अध्याय पहले क्यों बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आता है कि ज्वर प्रधान बताया हुआ है, सभी रोगों में ज्वर की प्रधानता होने की वजह से ज्वर का वर्णन सबसे पहले किया गया है। तो इन्होंने देखो विमर्श में लिखा हुआ है, ज्वर की विवेचना इसलिए की गई है कि ज्वर सभी रोगों में प्रधान है। अब ये ज्वर प्रधान है, इसके रेफरेंस कहाँ मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है चरक चिकित्सा में कि ध्येय इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बली। ध्येय और मन में जो संताप उत्पन्न करे और सभी रोगों में जो अग्रज है, अग्रज मतलब प्रधान है। ठीक है, ज्वरो प्रधानो रोगाणाम उत्तमो भगवता पुरा। तो यहाँ ये रेफरेंस दिया है कि ज्वर सभी रोगों में प्रधान होने की वजह से इसका सबसे पहले वर्णन किया गया है। आगे देखो फिर प्रधानता कैसे बताइए, जन्मादौ च निधने च एव प्रायो विशंति देही नाम। तो आदमी का जब जन्म होगा तब और आदमी की जब मृत्यु होगी तब दोनों समय आपको ज्वर आएगा। ठीक है, इसलिए ज्वर की प्रधानता बताई। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा देखो अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है निदान स्थान में, ज्वरो रोगपति। ज्वर सभी रोगों का रोगपति है, मतलब प्रधान है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं कि ज्वर की प्रधानता के बारे में। तो इनको कुछ को आपको रीड करना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ज्वर की प्रधानता के लिए कौन सा कथन या कौन सा वाक्य सही बताया है, तो इनमें से आप निकाल सकते। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का प्रथम जो हमारा श्लोक है वो है निदान का लक्षण। ठीक है, तो इस प्रकरण में हमें 2 भागों में ऐसे डिवाइड किया हुआ है ज्वर को, ज्वर अध्याय को। पहले में बेसिक चीज़ बताई है, ठीक है, निदान क्या है, पंच निदान क्या है, और दूसरे पार्ट में जो है वो आपके ज्वर के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि निदान का लक्षण क्या है, सामान्य निदान का लक्षण क्या है। ठीक है, तो निदान के लक्षण के लिए बोला है इहम खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्यांतरम। तो ये निदान के पर्याय दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने। निदान के पर्याय क्या है, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान, ये सब किसके पर्याय हैं, निदान के पर्याय हैं। इसके अलावा मैंने सूत्र स्थान में आपको 2 पर्याय और बताए थे जो चैप्टर के बीच में आए थे, तो उनको भी लिख लेना, मुखानी और प्रेरणा। मुखानी और प्रेरणा भी 2 पर्याय हैं किसके, निदान के। अगर ऐसा शब्द आया आपको मुखानी, इसका मतलब निदान है उसका मतलब। ठीक है, मुखानी और एक प्रेरणा। ठीक है, ये भी निदान का पर्याय है। ठीक है, अब आगे देखो क्या दर का त्रिविधम, और ये ना 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है निदान, कौन कौन सा, सातम्य इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चैति। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस कर गए और आगे सारे स्थान में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो पर्याय हैं निदान के पर्याय बताए हैं, और उसमें से इन निदान को 3 प्रकार से ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है कि कोई भी डिजीज हो उसमें 3 कारण ये होंगे, 3 निदान स्पेशली होंगे। तो कौन कौन से, असातम्य इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चैति। तो निदान के 3 प्रकार यहाँ पे बता दिए। ठीक है, और पर्याय भी बता दिए। उसके अलावा कहीं और दूसरी जगह कई जगह पे इनके और प्रकार बताए हुए हैं। जैसे अब हमने अभी जो पढ़े थे वो 3 पढ़े थे। ठीक है, अब देखो उपयुक्त हेतु 4 प्रकार के ही माने हैं, तो 4 प्रकार के कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो सन्निकृष्ट निदान, विप्रकृष्ट निदान, व्यभिचारी निदान और प्रधानिक निदान। ठीक है, सन्निकृष्ट निदान का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई चीज़ खाई और उन्होंने दोष को प्रकोपित किया और रोग हो गया। ठीक है, तो सद्य व्याधियों को उत्पन्न कर दिया उसने, तो ये सन्निकृष्ट निदान है। ठीक है, यहाँ पे ले रखा है कि दोष प्रकोप कारणों के सेवन से सद्य व्याधियाँ की उत्पत्ति हो जाती है, ये सद्धिकारक निदान का एग्जाम्पल है। विप्रकृष्ट निदान क्या है कि जो चीज़ है वो जो कारण है वो प्रीवियसली हुआ है, बाद में उसका इफेक्ट देखा गया। जैसे हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में क्या है, कफ का संचय होता है,
परंतु बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों की वजह से वो कफ क्या पिघलना स्टार्ट कर देता है, और वो कफ पिघल के कफ की प्रधानता हो जाती है शरीर में, और कफ जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हेमंत ऋतु में संचित हुआ है कफ, ठीक है, परंतु रोग कब कर रहा है, वसंत ऋतु में कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, विप्रकष्ट निदान का, ठीक है। पहले वाला सन्निकृष्ट था, ये विप्रकष्ट है, ठीक है। तीसरा जो उदाहरण है वो व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या है कि किसी के प्रभाव को कम कर देना या किसी को गलत चीज बताना, गलत चीज सिद्ध करना। तो देखो सामान्य नियम क्या है आयुर्वेद का सिद्धांत, कि जैसे ही आप कोई गलत आहार विहार लेंगे, ठीक है, तो आपको रोग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गलत आहार विहार ले रहे हैं और आपको रोग हो रहा है, परंतु आप गलत आहार विहार तो ले रहे हैं परंतु अल्प मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, परंतु अल्प आहार विहार से दोष का प्रकोप अल्प हुआ है। आपने गलत आहार विहार तो लिया परंतु कम मात्रा में लिया। अब कम मात्रा की लेने की वजह से उसको रोग तो होगा परंतु वो देरी से होगा, ठीक है। तो क्या बोला, दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अभी तुरंत में रोग नहीं हुआ परंतु बाद में रोग होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सामान्य नियम जो हमने बताए थे कि आहार ऐसा अहितकर आहार लेने से रोग होगा, तो उसका व्यभिचार हो गया, उस सिद्धांत का क्या हो गया, व्यभिचार हो गया। उसको गलत हमने साबित करने के लिए गलत साबित सा हो रहा है वो। तो मतलब रोग तो होना है अल्टीमेट, परंतु देरी से होगा, इसलिए बोल रहा है कि वो व्यभिचारी निदान है, ठीक है, वो व्यभिचारी हेतु है, ठीक है। तीसरा देखो प्रधानिक। प्रधानिक मतलब सबसे प्रधान होगा, जैसे आपने तुरंत कोई चीज खाई और तुरंत उसका इफेक्ट आ गया, जैसे विष, पॉइजन चीजों का एग्जाम्पल जो है आपका प्रधानिक निदान का हेतु का एग्जाम्पल है, अर्थात विष के सेवन से सभी की मृत्यु होनी है, तो ये पक्का है, ये प्रधानिक निदान है। तो ये 4 प्रकार के निदान आपको और बताए हुए हैं। उसके अलावा फिर 3 प्रकार के हेतु बताए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के निदान बताए, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, ठीक है। दोष हेतु का मतलब क्या है, जैसे जैसे ही हम कोई चीज खाएंगे तो वो दोषों को प्रकोपित कर दे, ठीक है। वो जैसे ऋतु के अनुसार बात आदि दोषों का संचय प्रकोप होना, ठीक है। जैसे ही ऋतु चेंज होगी आपकी, दोषों का प्रभाव अपने आप चेंज हो जाएगा। कोई दोष किस किस ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित होगा, कौन सा किसका संचय होगा, ये ऋतु के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है हमने। तो ये दोष हेतु हो गए, ठीक है, दोषों का संचय हो रहा है, दोषों का प्रकोप हो रहा है। व्याधि हेतु जो डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न करे, दोषों को संचय ना करके डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न करे, जैसे मिट्टी खाने से पांडु रोग होता है, तो ये व्याधि हेतु हो गया। अगर ये दोनों काम कर रहा है कोई ऐसा चीज है तो वो उभय हेतु है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके फिर दोबारा से, दोष हेतु, व्याधि हेतु और आपका उभय हेतु, ठीक है। फिर दोबारा से बोल रहा है कि उत्पादक और व्यंजक, इस उत्पादक और व्यंजक भेद से भी हेतु 2 प्रकार का होता है। उत्पादक जैसे हेमंत ऋतु में मधुर रस का सेवन कफ का उत्पादक है, ये तो इसका उत्पादक का एग्जाम्पल हो गया। और व्यंजक का एग्जाम्पल जैसे संचित कफ का व्यंजक वसंत ऋतु में सूर्य का ताप होता है, ठीक है। व्यंजक मतलब जो बाद में जो चीजों को उत्पन्न करे, ठीक है। उत्पादक मतलब तुरंत डायरेक्ट रोग को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये उत्पादक और व्यंजक भेद से फिर 2 प्रकार का हो गया। अगेन देखो बाह्य और आभ्यंतर भेद से 2 प्रकार का। बाह्य मतलब जो बाहर के कारणों से रोग उत्पन्न करे, आभ्यंतर मतलब जो दोष जो हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं, दोष दूसरे की विकृति की वजह से जो रोग हो, ठीक है। जैसे हमने कोई गलत आहार विहार खा लिया और उसकी वजह से रोग हो गए तो बाह्य हो गया। अगर हमारे दोष दूसरे ही विकृति में है तो आभ्यंतर कारण हो गए, ठीक है। इस तरह से आपके जो हेतु हैं, हेतुओं का डिवाइडेशन उन्होंने किया है। चरक में 3 बताए हैं, जो 4 बताए हैं वो कौन कौन से, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। फिर 2 जो बताए हैं उत्पादक और व्यंजक या बाह्य और आभ्यंतर। फिर 3 जो बताए हैं वो दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ये आपको डिवाइडेशन हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे देखो कि हमने जो 3 जो चीजें बताई थी, 3 जो कारण बताए हैं निदान में चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्हीं की वजह से 3 प्रकार की व्याधियां उन्होंने बताई हैं। तो अतः त्रिविधा व्याधि, व्याधि के 3 प्रकार हैं, ठीक है। प्रादुर्भवंती कौन कौन सी, आग्नेय, सौम्य और वायव, ठीक है।
इसके अलावा दो प्रकार और हैं, द्विविधस्य अपरे, राजस और तामस। तो 3 प्रकार की वायु बताई, फिर 2 प्रकार बता दी उन्होंने। तो ये आपको पता ही है, आग्नेय मतलब पित्त की वजह से, सौम्य मतलब कफ की वजह से, और वायु की वजह से वातज रोग। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। उसके बाद देखो व्याधि का लक्षण। ठीक है, जो व्याधि है उसके पर्याय क्या है उसके बारे में बता रहा कि तत्र व्याधि आम्यो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यांतरम। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी, निम्न में से कौन सा व्याधि का लक्षण है। ठीक है, तो आम्य व्याधि का लक्षण है, गद आतंक ये सब पर्याय हैं, उसके लक्षण नहीं पर्याय हैं। ठीक है, तो इस लाइन को आपको याद रखना। ठीक है, यह लास्ट श्लोक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। देखो निदान पंचक, निदान पंचक में रखे तस्य उपलब्धि निदानम पूर्व रूप लिंग उपसे संप्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ जो है कुछ चीज़ों का ग्रुप बनाया हुआ है कि रोग को पता लगाने के लिए, रोग का डायग्नोसिस करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। और वो टूल्स क्या हैं हमारे, वो पंच निदान के रूप में हमारे को दिए हुए हैं आयुर्वेद ने। ठीक है, सबसे पहले क्या, निदान, निदान के बाद पूर्व रूप, पूर्व रूप के बाद लिंग यानी लक्षण उसके, और फिर उपसे और संप्राप्ति। इन 5 चीज़ों को मिला के हमने क्या बोला है, उसको पंच निदान बोला, निदान पंचक बोला। ठीक है, तो ये पंचक निदान में क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई चीज़ पूछनी है?